तो डियर व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में और उसके कितने प्रकार होते हैं वो भी बताया था। तो आज हम जो बताएंगे आपको वो बताएंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर यूज्ड टू ज्वाइन सबऑर्डिनेटिंग क्लास टू अ प्रिंसिपल क्लास। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लास को प्रिंसिपल क्लास से जोड़ने के लिए। मतलब ये हुआ कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो प्रिंसिपल क्लास का मेन क्लास का मुहताज होता है, बगैर उसके वो अपना अर्थ पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं कर सकता, बता नहीं सकता है। तो इसीलिए कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लास। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड टू ज्वाइन सबऑर्डिनेटिंग क्लास टू अ प्रिंसिपल क्लास। इट मींस डिपेंडेंट और डिपेंडिंग ऑन अदर क्लास। सबऑर्डिनेटिंग क्लास जो होते हैं वो निर्भर मींस इट डिपेंडिंग ऑन अदर क्लास, और इसका मतलब ये कि ये निर्भर होता है और दूसरे क्लासेस पर निर्भर होता है, ये मुनहसिर होता है, मुहताज होता है उसका, बगैर दूसरे क्लास के मेन प्रिंसिपल क्लास के ये अपना अर्थ पूर्ण रूप से अदा नहीं कर सकता है। सच एज, अब वो दूसरे क्लासेस वो कंजक्शंस कौन से हैं आप वो देखें। वो कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है बिकॉज, एज, बिकॉज, सिंस, फॉर, इफ, दो, ऑल्दो, दैट, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, वेदर, लेस्ट, इन केस, एज इफ, सो दैट, एज लॉन्ग एज सुन एज, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, एज दो, देन, एज, अकॉर्डिंग एज। ये है कंजक्शन आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और जिन क्लास के पहले या जिन क्लास को इसके द्वारा जोड़ के लिखा जाए तो वही क्लासेस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। अब आपको ये बताएंगे, यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। इक्वल रैंकिंग के, जिसका जो एक श्रेणी के हों, बराबर श्रेणी वाले हों, अर्थ हो, जैसे ही ईट्स एंड ड्रिंक्स, वो खाता है और पीता है, वहां पे आपने जो है क्यूमुलेटिव कंजक्शन से जोड़ दिया। यहां पे जो है उसका अलग जो है तरीका है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो किससे जुड़ता है, प्रिंसिपल क्लास से जुड़ता है। प्रिंसिपल क्लास के बगैर सबऑर्डिनेटिंग क्लास अपना अर्थ पूर्ण रूप से बता नहीं सकता है, यानी वो निर्भर होता है दूसरे क्लास पर। और वो कंजक्शन ये हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। इफ यू वांट यू कैन राइट एंड टेक डाउन इन योर नोटबुक। नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट द काइंड्स of subordinating conjunction. I have written on the blackboard there are 8 kinds of conjunction, subordinating conjunction. First one, conjunction of time, ये टाइम बतलाता है, एक्सप्रेस करता है। कंजक्शन ऑफ टाइम, कंजक्शन ऑफ रीजन, ये समय सूचक कंजक्शन है और ये कारण सूचक है, यानी कंजक्शन ऑफ रीजन। ये जब जुड़ता है, ये जब कंजक्शन आते हैं तो इससे जो है कारण का बोध होता है, रीजन का कारण का बोध होता है। कंजक्शन ऑफ पर्पस, और इससे जो है उद्देश्य का पता चलता है, मकसद क्या है। कंजक्शन ऑफ कंडीशन, और इससे शर्त का पता चलता है। दूसरा कंजक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंस, इनसे नतीजा निष्कर्ष का पता चलता है कि नतीजा क्या हुआ, क्या निकला। कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, छठवा है कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, और इससे विरोध का पता चलता है, जिसमें इख्तलाफ हो, दो बातों में, दो कथनों में इख्तलाफ हो। कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन, और इससे मुआवजा का बोध होता है। कंजक्शन ऑफ एक्सटेंट और मैनर, इससे तरीका और सलीका का बोध होता है। तो आपके सामने ये जो 8 कंजक्शन है, तो आगे हम आपको बताएंगे कंजक्शन ऑफ टाइम, और एग्जाम्पल देके ये बताएंगे कि सबऑर्डिनेटिंग क्लास क्या होते हैं और वो कैसे निर्भर होते हैं दूसरे प्रिंसिपल क्लास पे। तो आगे समझते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। तो अब समझते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसको कहते हैं। पहले उसको हम समझ लेते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल, आई एम इल। इन दोनों में से किसी एक को, जिसे बिकॉज से शुरू हो रहा है ये क्लास, तो ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया, और ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मेन क्लास को और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज दोनों को जोड़ दे रहा है। अब इस क्लास का शुरुआत जो है बिकॉज से हो रहा है, और ये क्लास टू एक्सप्रेस द कंप्लीट सेंस फॉर द सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस। So it is very important to understand this class. Both classes are very important to express the complete sense. अब जो जिस क्लास की शुरुआत
सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से होगा वो सब ऑर्डिनेटिंग क्लास होंगे। नीचे वाले एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका अर्थ हो गया आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल, मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था, या मैं आई डू नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई एम इल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं क्योंकि मैं बीमार हूं। अच्छा, नो वन कैन टच यू एज लॉन्ग एज आई एम विद यू, कोई आपको छू नहीं सकता जब तक मैं आपके साथ हूं। यहां पे एज लॉन्ग एज क्या हो गया, एज लॉन्ग एज जो है ये हो गया सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और इस सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में हो गया कंजक्शन ऑफ टाइम हो गया। दूसरी चीज आई एम विद यू, ये हो गया मैं सब ऑर्डिनेटिंग क्लास हो गया। सब ऑर्डिनेटिंग क्लास को मेन क्लास की आवश्यकता होती है अपना अर्थ पूर्ण रूप से देने के लिए। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ये कंजक्शन ऑफ टाइम है। एज सुन एज द टीचर इंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट स्टूड अप, यहां पे देख लीजिए एज सुन एज से स्टार्ट हो रहा है ये क्लास हो गया सब ऑर्डिनेटिंग क्लास हो गया। और दूसरा ये हो गया द स्टूडेंट स्टूड अप, लड़के खड़े हो गए, लड़के खड़े हो गए, ये हो गया मेन क्लास यानी प्रिंसिपल क्लास हो गया। तो सब ऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल क्लास से जुड़ के मिल के अपना पूरा अर्थ अभिव्यक्त करता है, देता है। और जिन क्लास की शुरुआत सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से हो, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एज, बिकॉज, एज सुन एज लॉन्ग एज, व्हेन, व्हाइल, एज इफ, एज दो, ऑल दो, इवन दो, ये सब हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जिनसे जुड़ता है। ठीक है, तो अब आगे हम समझते हैं कंजक्शन ऑफ टाइम। उनमें से सबसे पहले जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में सबसे पहला जो प्रकार है, जो काइंड से जो किस्म है, वो सबसे पहला है कंजक्शन। अब आपको बताएंगे कि कंजक्शन ऑफ टाइम ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एक काइंड है। तो इसमें आप ये सीखेंगे कि दो कंजक्शन यानी दो क्लासेस को कैसे जोड़ते हैं कंजक्शन ऑफ टाइम के द्वारा। इसका डेफिनेशन पहले समझिए। कंजक्शन ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस करते हो एक एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम को, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम को बतलाते हो। एडवर्ब ऑफ क्लास कौन कौन है, बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, अनटिल, एज सुन एज, व्हेन, व्हाइल, एज लॉन्ग एज, व्हेनेवर, ये हैं आपके सामने जो लिखे हुए हैं, ये है कंजक्शन ऑफ टाइम है। मैंने जो है लिख दिया है बिफोर का एग्जांपल समझिए। देखिए यहां पे है कि बिफोर, डू इट बिफोर यू लीव फॉर ऑफिस। अर्थ क्या हुआ, आप दो कंजक्शन देखिए, डू इट ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस, और बिफोर से शुरू होने वाला क्लास ये हो गया सब ऑर्डिनेटिंग क्लास। क्या हो गया, सब ऑर्डिनेटिंग क्लास हो गया। अब यहां पे देखिए डू इट बिफोर यू लीव फॉर ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले आप इसे करो। यू विल नॉट गेट इट बिफोर यू गो देयर, तुम इसे नहीं प्राप्त कर पाओगे या तुम इसे नहीं प्राप्त करोगे बिफोर यू गो देयर, वहां जाने से पहले। फ्यूचर में नहीं लिखा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा क्लास, सब ऑर्डिनेटिंग क्लास, यानी बिफोर के बाद आने वाला क्लास। बिफोर के पहले आने वाला क्लास फ्यूचर टेंस में, और बिफोर के बाद आने वाला क्लास प्रेजेंट सिंपल में होगा। ठीक, समझ में आ गई बात। अच्छा, इसका ट्रांसलेशन देखिए। द ट्रेन विल हैव गॉन बिफोर शी रीचेज द स्टेशन, ट्रेन जा चुकी होगी उसके स्टेशन पहुंचने से पहले। दूसरा सेंटेंस देखिए, शी वेंट आउट ऑफ हाउस आफ्टर इट हैड स्टॉप्ड द रेन। आफ्टर से पहले वाला क्लास ये प्रिंसिपल क्लास है, ये प्रिंसिपल क्लास है। प्रिंसिपल क्लास अगर कह रहे हैं प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में हो तो आफ्टर के बाद यानी सब ऑर्डिनेटिंग क्लास क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में। यहां सेंटेंस देख लीजिए, शी वेंट आउट ऑफ हाउस आफ्टर इट हैड स्टॉप्ड द रेन, बारिश के रुक जाने के बाद वो घर के बाहर गई। बारिश के रुक जाने के बाद वो घर के बाहर गई। शी विल कंप्लीट हर वर्क आफ्टर ही हैज कम होम। आफ्टर से पहले अगर सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, किस में हो, फ्यूचर में हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो आफ्टर के बाद आने वाला क्लास प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, प्रेजेंट सिंपल में नहीं होगा। अब ये प्रिंसिपल क्लास हो गया। पीसी,
प्रिंसिपल क्लास और ये एससी सबऑर्डिनेट क्लास हो गया, सबऑर्डिनेट क्लास, और ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। आफ्टर से पहले आने वाला क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज अगर फ्यूचर टेंस में हो तो आफ्टर के बाद आने वाला क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। Several years after they separated from each other, they met once again. कि आप आफ्टर के बाद, आफ्टर से पहले अगर समय पीरियड ऑफ टाइम आता है तो आप इस तरह भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जिसकी कोई मतलब एक्सेप्शन है, ये इसका कोई वो नहीं है। लेकिन जो नियम है आफ्टर के बाद वो ये है कि आफ्टर के सिलसिले में, आफ्टर के बारे में जो नियम है कि आफ्टर से पहले प्रिंसिपल क्लास अगर फ्यूचर में हो तो आफ्टर के बाद वाला क्लास जो है प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। अगर आफ्टर से पहले वाला सेंटेंस, अगर आफ्टर से पहले वाला क्लास अगर पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट में होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहां पे देख लीजिए कि देखिए आफ्टर के बाद, आफ्टर के बाद और आफ्टर से पहले देख लीजिए, ये दोनों क्लासेस हैं, समय बता रहे हैं, कंजक्शन ऑफ टाइम। आफ्टर से पहले जो प्रिंसिपल क्लास है वो किस में है? प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में है। द पेशेंट डाइड, मर गया, कब मर गया? पेशेंट मर गया यानी मरीज मर गया, डॉक्टर के हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद मरीज मर गया। सिंस क्या होता है? सिंस ये भी एक कंजक्शन ऑफ टाइम है और इससे जो है समय का पता चलता है। अब एग्जाम्पल क्या है कि आई हैवेंट सीन, यानी भूतकाल में कोई कार्य हुआ है, उसी भूतकाल से लेके अब तक। एग्जाम्पल समझिए, आई हैवेंट रिमेंबर हर सिंस शी लेफ्ट मी अलोन, मैंने उसे याद भी नहीं किया जब से उसने जो है मुझे अकेला छोड़ा जिंदगी की रास्ते में। अब नियम देख लीजिए, नियम क्या है? नियम यह है कि सिंस के बाद आने वाला क्लास पास्ट इंडेफिनिट में होगा, पास्ट सिंपल में होगा, और सिंस से पहले आने वाला क्लास किस में होगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। समझ में आई? प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो इसीलिए याद रखा जाए कि सिंस जो है, सिंस के पहले आने वाला प्रेजेंट परफेक्ट में और सिंस के बाद आने वाला पास्ट टेंस में होगा, पास्ट सिंपल में होगा। ठीक, एक दूसरा नियम ये भी है तो ये स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है, इट प्लस इज प्लस पीरियड ऑफ टाइम प्लस इट प्लस इज प्लस पीरियड ऑफ टाइम प्लस सिंस प्लस क्लॉज। ये स्ट्रक्चर आप नोट कर सकते हैं, और नोट करने से फायदा ये कि इसी के आधार पर अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर यू कैन फॉर्म a new sentence, you can form a new sentence, you can write a new sentence according to this structure, because that's why I have written such kind of in this type of structure on the board. Whatever example I have written on the blackboard you can write down on your notebook in order to understand later. सालों हो गए हैं उससे मिले हुए, it's years since I met him, यानी सालों गुजर गए हैं। अब सिंस से पहले ये है, देखिए इट प्लस पीरियड ऑफ टाइम हो गया, इट प्लस इज प्लस ईयर्स, सिंस ये हो गया, और सिंस के बाद कब से? सालों से, यानी सालों से। इट इज ईयर्स सिंस आई मेट हिम, सालों हो गए हैं मैं उससे मिले हुए। अब यहां पे एग्जांपल इसका सिंस ये हो गया, दोनों के बीच में वो कंजक्ट किया गया, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। उनके शादी हुए 10 साल हुए, यानी इट इज 10 years सिंस दे गॉट मैरिड, जब से उनकी शादी हुई 10 साल हो गए हैं, उनके शादी हुए 10 साल हुए। इट इज 10 years सिंस दे गॉट मैरिड, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये नियम जो बता रहा हूं कि सिंस से पहले जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, ये स्ट्रक्चर है, इसके अलावा सिंस से पहले जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में, सिंस के बाद जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, पास्ट सिंपल में होगा। माई मदर हैज़ नॉट यानी हैजंट रिटर्न एनी लेटर टू मी सिंस आई वेंट टू मुंबई। अब इसका अर्थ देख लीजिए, इसका अर्थ हो रहा है कि मेरी माँ ने मुझे कोई खत नहीं लिखा जब से मैं मुंबई गया हूं। ये हो गया सबऑर्डिनेट कंजक्शन जिसे टाइम दर्शाता, कब से? जब से मुंबई गया, ये हो गया एक टाइम, ये हो गया
एक टाइम हो गया, और ये हो गया प्रिंसिपल क्लास हो गया। तो आप सिंस को दो क्लासेस के बीच में आप जोड़ सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि सिंस से पहले आने वाला क्लास जो होगा वो किस में होगा, वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। अंटिल और टिल के बारे में समझ लीजिए। जब तक तुम नहीं आओगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो एनीवेयर अंटिल यू कम, ये हो गया अंटिल का। अब अंटिल का नियम क्या है कि अंटिल के बाद आने वाला क्लास नेगेटिव में नहीं होता है। आई विल नॉट गो एनीवेयर अंटिल यू कम, मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक तुम नहीं आओगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम आ नहीं जाते। अंटिल या टिल दोनों का अर्थ जो है सेम होता है। यहां पे भी अर्थ जो है मतलब सेम होता है, लेकिन ये अंटिल जो है अंटिल जो है नेगेटिव होता है। आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टिल को भी इस्तेमाल यही कर सकते हैं, टिल। जैसे आई विल नॉट गो एनीवेयर टिल यू कम, मैं नहीं जाऊंगा टिल यू कम जब तक तुम आ नहीं जाते, टिल यू कम ऐसे। ओके, तो ये दोनों सही, दोनों ठीक है, दोनों सेंटेंसेस भी ठीक है। अब यहां पे एज सुन एज और एज लॉन्ग एज दोनों को साथ में समझिए। दोनों ये हैं एज लॉन्ग एज और एज सुन एज। एज सुन एज के मतलब होते हैं ज्यों ही, जैसे ही। ये हो गया एज सुन एज से ज्यों ही, जैसे ही। जैसे ही टीचर क्लासरूम में गए विद्यार्थी खड़े हो गए। अब एज सुन एज से शुरू होने वाला क्लास ये जो है ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लास। एज सुन एज से शुरू होने वाला क्लास ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। कहां तक, ये देखिए ये कॉमा लगा है यहां तक। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, द स्टूडेंट स्टूड अप एज सुन एज द टीचर इंटर्ड द क्लासरूम। और लड़के खड़े हो गए जैसे ही टीचर जो है प्रवेश किए। कहां प्रवेश किए, क्लासरूम के अंदर। एज लॉन्ग एज माने जब तक यानी जब तक सांसें चलती हैं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। एज लॉन्ग एज का अर्थ देखिए कि किताब पढ़ी जाएगी जब तक दुनिया कायम है, जब तक दुनिया है। एज लॉन्ग एज जब तक, क्या है, जब तक। दूसरा एग्जाम्पल देख लिए। अब यहां है एज सुन एज का अर्थ होता है ज्यों ही, और एज लॉन्ग एज का अर्थ होता है जब तक। एज लॉन्ग एज और एज सुन एज ये दोनों जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसों में प्रयोग किए जाते हैं। अब इसको देख लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस, नो वन कैन टच यू एज लॉन्ग एज आई एम विद यू। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हें छू नहीं सकता। देयर इज होप एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ। उम्मीद उस वक्त तक है जब तक जिंदगी है। अब यहां ऐसा नहीं कर सकते कि आप एज सुन एज का इस्तेमाल कर दे इस जगह पे एज लॉन्ग एज के, ऐसा नहीं। एज सुन एज ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। एज लॉन्ग एज की जगह पे आप वाइल का प्रयोग कर सकते हैं, वाइल का, लेकिन आप एज सुन एज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरह भी लिखा जा सकता है कि देयर इज होप वाइल देयर इज लाइफ। जहां जिंदगी है वहां उम्मीद है। यानी जब जिंदगी है दोनों साथ में होना चाहिए। दो काम जब साथ में एक साथ हों, वाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं और एज लॉन्ग एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। व्हेनेवर का अर्थ होता है जब कभी। क्या कहते हैं कि ही कम्स व्हेनेवर ही नीड्स मनी, वो उस वक्त आता है जब उसे पैसे की जरूरत होती है। अब व्हेनेवर से पहले जो है सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट टेंस में है। इस तरह इसका ट्रांसलेशन जब फ्यूचर में करना हो तब क्या करेंगे कि व्हेनेवर ये हो गया कंजक्शन ऑफ टाइम हो गया। कंजक्शन ऑफ टाइम यानी ये व्हेनेवर के बाद आने वाला सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया, व्हेनेवर के पहले आने वाला ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। इसको देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वो आएगा जब कभी उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी। यानी जब कभी उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो आएगा। अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में हो तो व्हेनेवर के बाद आने वाला प्रेजेंट टेंस में होगा, फ्यूचर में नहीं होगा। लेकिन अगर व्हेनेवर के पहले अगर प्रेजेंट में हो तब भी ये
प्रेजेंट ही में होगा, फ्यूचर में नहीं होगा। व्हेनेवर से पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लास भी, प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लास भी प्रेजेंट में होगा। लेकिन अगर व्हेनेवर से पहले वाला सेंटेंस फ्यूचर में होगा तो ये भी जो है ये प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में नहीं होगा। आगे समझते हैं एज। अब ये एग्जांपल समझ लीजिए, आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन एज माई मदर वॉज कुकिंग द फूड। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं सिमल्टेनियसली, तब वहां पे जो है अर्थ होगा जब, जबकि। एज जब, जबकि। मैं बागीचे में खेल रहा था जबकि जिस वक्त मेरी मां खाना बना रही थी। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं सिमल्टेनियसली, तो एज का प्रयोग होगा। देख लीजिए अब इसके बाद while और when का प्रयोग। when the teacher entered the classroom, अब यहां पे देख लीजिए कहते हैं कि when से जो है किसी कार्य के खत्म हो जाने का बोध होता है। उस समय इस्तेमाल किया जाता है जब कोई कार्य खत्म हो गया हो और दूसरा काम हुआ हो, तब उस वक्त जो है अब when का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है? when the teacher entered the classroom, जब टीचर क्लास में आए, प्रवेश किए। the student stood up, तो छात्र खड़े हो गए। लेकिन अगर आप कोई चीज ऐसा हुआ हो जो फ्यूचर में हुआ हो और उसके बाद जो है कोई काम हुआ हो तो वो प्रेजेंट में होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए एक दूसरा। अब यहां पे देख लीजिए, दो कार्य के बीच में समय है, समय का बोध हो रहा है दोनों क्लासेस से। यानी आई गो फ्रॉम हियर, मैं यहां से जाता हूं या मैं यहां से जाऊंगा। ही विल सिंग अ सॉन्ग, तो वो गाना गाएगा। कब गाना गाएगा? जब मैं यहां से चला जाऊंगा। अब व्हेन से पहले जो है ये प्रिंसिपल क्लास किसमें है? फ्यूचर में है। ये पीसी हो गया प्रिंसिपल क्लास, ये फ्यूचर में है। और व्हेन के बाद ये एससी है, यानी सबऑर्डिनेट क्लास है, जिसको एडवर्ब क्लॉज भी कहते हैं। ठीक, पहले व्हेन से पहले वाला सेंटेंस फ्यूचर में होगा तो व्हेन के बाद वाला प्रेजेंट एंड प्रेजेंट टेंस में होगा। ये बात याद रखें। ही विल सिंग द सॉन्ग, और फ्यूचर में ट्रांसलेशन होगा ही विल सिंग द सॉन्ग व्हेन आई गो फ्रॉम हियर। वो गाना गाएगा जब मैं चला जाऊंगा, या जब मैं जाऊंगा तो वो गाना गाएगा। इस तरह भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो व्हेन से जो है पीरियड ऑफ टाइम का बोध होता है। जब मैं बच्चा था तो गांव में रहता था। अब यहां पे जो है ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लास हो गया, जो निर्भर है किस पे? प्रिंसिपल क्लास पे। ये प्रिंसिपल क्लास हो गया। इसको पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। कॉमा अगर लगाएं, पहले अगर सबऑर्डिनेट क्लास पहले लिखेंगे तो कॉमा लगाना पड़ेगा, नहीं अगर लिखें तो कॉमा नहीं लगाना पड़ेगा। इस तरह लिख सकते हैं, आई लिव्ड इन द विलेज व्हेन आई वाज चाइल्ड। मैं गांव में रहता था जब मैं बच्चा था। तो यहां से पीरियड ऑफ टाइम का बोध होता है। समझ में आ गया होगा। अब यहां पे आप जो है इससे जो है व्हेन की जगह पे यहाँ पे इस जगह जिससे पीरियड ऑफ टाइम का बोध होता हो, वहां पे आप जो है व्हाइल का प्रयोग नहीं रख सकते। व्हाइल का अर्थ दूसरा हो जाता है। ठीक है, व्हाइल को व्हेन की जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि आप ये सेंटेंस गलत है। आप व्हेन की जगह पे आपने व्हाइल का प्रयोग कर दिया, जबकि सेंटेंस का सही जो है फॉर्म ये है। इस तरह लिखेंगे व्हेन, व्हाइल नहीं लिखेंगे।